आज हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों को जानने का प्रयास करेंगे कि अरस्तु अपने नगर में किन किन व्यक्तियों को नागरिक बनाने की बात करता है तथा किन व्यक्तियों को नागरिकता से वह वंचित करता है। नागरिकता का क्या उसका स्वरूप है, क्या नागरिकों में गुण होने चाहिए, इन सब के बारे में वह हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण के साथ साथ नागरिकता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में राज्य की परिभाषा करते हुए अरस्तु ने उसे समुदायों का समुदाय बतलाया था, किंतु इस तीसरी पुस्तक में वह घोषणा करता है कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय है, अर्थात वह कहता है राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय है। नागरिकता का अपना उसका स्वरूप है। संविधान या शासन प्रणाली राज्य के निवासियों के क्रम विन्यास का द्योतक है, परंतु राज्य एक संलिष्ट सत्ता है। जैसे कोई पूरी वस्तु अपने हिस्सों के संयोग से बनती है, वैसे ही नागरिकों के संयोग से राज्य का निर्माण होता है। अतः यह स्पष्ट है कि हमें इस चर्चा का आरंभ इस प्रश्न से करना चाहिए कि नागरिक कौन है और इस शब्द का अर्थ क्या है। अरस्तु इस मत का प्रतिपादन करता है कि विभिन्न राज्यों में नागरिकता शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। किसी राज्य का निवासी होने से उसका नागरिक होना आवश्यक नहीं है। अरस्तु नागरिकता की परिभाषा करने से पूर्व अरस्तु नागरिकता की कतिपय प्रचलित मान्यताओं का खंडन करता है। अरस्तु इस मत का प्रतिपादन करता है कि राज्य का निवासी होकर भी कतिपय परिस्थितियों और कारणों से व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं हो सकता है। इसमें वह बहुत सारी बातें हमें बताता है कि केवल मात्र राज्य में निवास करने से उसे नागरिकता नहीं मिल जाती है। किसी राज्य में रहने वाले विदेशी व्यापारी और दास भी उसके नागरिक समझे जाएंगे अगर ऐसा होगा तो। इसी प्रकार कानूनी अधिकार प्राप्त होने से किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिल जाती है। नागरिक की संतान होने से भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता है। राज्य से निर्वासित और मताधिकार से वंचित व्यक्ति को राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता है। राज्य उन बच्चों को जिनका नाम अल्पवायु के कारण नागरिकों की सूची में सम्मिलित नहीं हुआ है या जिन्हें नागरिकता से मुक्त कर दिया गया है, वे नागरिक नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह कहता है कि केवल मात्र राज्य में जन्म लेने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता है। अरस्तु नागरिकता के निर्धारण के लिए किसी सिद्धांत की खोज करना चाहता है। वह निवास, जन्म स्थान या कानूनी अधिकार जो नागरिकों का आधार नहीं मानता है। प्रश्न यह है कि आखिर नागरिक होंगे कौन, जिन्हें हम राज्य का नागरिक कहते हैं। अरस्तु कहता है कि राज्य के प्रशासन में भाग लेना, साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायक के कार्यों में भाग लेना, ऐसे व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं। उन्हें हम ये स्मरण रखना होगा कि अरस्तु का युग नगर राज्य का युग था और इस समय राज्य के सभी नागरिक साधारण सभा के सदस्य होते थे और साधारण सभा वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होती ही थी। राज्य के पदाधिकारियों का निर्वाचन करती थी, वह विधि निर्माण संबंधी कार्य भी करती थी। किसी नगर राज्य में सभी व्यक्ति न तो साधारण सभा के सदस्य होते हैं और न ही वे न्याय प्रशासन में भाग लेते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्तियों को अरस्तु नागरिक नहीं मानता। इस दृष्टि से अरस्तु के अनुसार स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास तथा श्रमिक व मिस्त्री भी नागरिक नहीं हैं। उसके लिए योग्यता विशेष की आवश्यकता होती है। यह योग्यता हर किसी के पास नहीं हो सकती है और न अवकाश हर किसी के पास में होता है। वो कहता है कि दास और श्रमिकों के पास में अवकाश नहीं होता, इसलिए वे नागरिक नहीं हो सकते हैं। संक्षेप में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों से नागरिक की निम्नलिखित योग्यताएं उभर कर हमारे सामने आती हैं। वे इस प्रकार से हैं: शासन करने और शासित होने की क्षमता हो, भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो, कारीगर या मजदूर न हो, स्त्री न हो, वयस्क न हो, दास न हो, ऐसे व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं। नागरिक में अनेक प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है। अरस्तु एक नाविक के उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास करता है कि नाविक की तरह नागरिक भी समुदाय का सदस्य होता है। नाविक अलग अलग काम करते हैं, चलाते हैं, निरीक्षक होता है, कुछ और होता है। तो इस प्रकार से उन सब का एक सामान्य उद्देश्य होता है, वह है नौचालन में सुरक्षा। इसी तरह नागरिक में फ़र्क होता है, परंतु समुदाय का उद्धार उन सब का सामान्य उद्देश्य होता है। श्रेष्ठ नागरिक हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही सद्गुण हो, अर्थात जो पूर्ण सद्गुण संपन्न व्यक्ति हो।
अरस्तु उत्तम नागरिक और उत्तम व्यक्ति में कुछ समताएं और कुछ विभिन्नताएं व्यक्त करता है। वह श्रेष्ठ व्यक्ति में पूर्ण सद्गुण होता है जिस पर काल, पात्र और संविधान का कोई प्रभाव नहीं होता। वह गुण न मित्रों के प्रभाव से बदलता है न शत्रुओं के आक्रमण से, परंतु श्रेष्ठ नागरिक का सद्गुण संविधानों के साथ साथ बदलता है। प्रजातंत्र, कुलीनतंत्र और राजतंत्र में नागरिकों के गुण बदलते रहते हैं। अरस्तु के अनुसार यदि श्रेष्ठ शासक में वह सद्गुण होना चाहिए जो श्रेष्ठ मनुष्य में होना चाहिए, और हम ये भी मान लें कि शासक ही नागरिक होता है और शासित भी, तो श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ समुदाय का सद्गुण सर्वथा समान नहीं होता है। हालांकि कुछ मामलों में हो भी सकता है। अरस्तु की नागरिकता संबंधी जो अवधारणा है उसकी बहुत सारे विचारकों ने बहुत ज़्यादा कमियां निकाली हैं, उनकी आलोचनाएं की हैं। अतः अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में बहुत ज़्यादा त्रुटियां पाई जाती हैं। मैक्सी ने आलोचना करते हुए लिखा है कि उसका नागरिकता संबंधी दृष्टिकोण निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के अभिजातीय तंत्रीय शासन में था। यह सिद्धांत संकुचित परिभाषा से परिपूर्ण है। आधुनिक प्रजातंत्र पर इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता है। आज का युग अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का युग है। सभी नागरिक न तो विधि निर्माण के कार्य में भाग ले सकते हैं और न्याय के प्रशासन में। श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखता है अरस्तु। श्रमिकों को उनके राजनीतिक अधिकारों से बिल्कुल वंचित रखता है अरस्तु और कहता है कि उन्हें नागरिकता नहीं प्रदान की जानी चाहिए। बहुसंख्य वर्ग इस नागरिकता के सिद्धांत से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है। बड़े राज्यों के लिए यह व्यवस्था उपयुक्त नहीं कही जा सकती है। आज के विशाल प्रतिनिधित्व राज्यों में करने वाले राज्यों में उसका नागरिकता सिद्धांत एकदम उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। अरस्तु का चिंतन नगर राज्यों के लिए समीचीन था। चूँकि आजकल शासन व्यवस्था बदल चुकी है तो यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। अनेक वर्गों और गुटों का उदय। अरस्तु की नागरिकता धारणा को अपनाने से राज्य में अनेक वर्गों और गुटों का निर्माण हो जाएगा। इससे शांति और व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं हो सकता है। धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण है अरस्तु का यह, केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए जिनके पास में संपत्ति होती है। धनी व्यक्ति कानूनों का निर्माण केवल अपने वर्ग के हित की दृष्टि से करेंगे और उसका दुष्परिणाम निर्धन वर्ग को भोगना पड़ेगा। स्त्रियों को नागरिकता से वंचित करता है अरस्तु। यह सही नहीं है। यदि सेवा करती है, मालिक पर निर्भर हो जाती है और शादी के पश्चात पति पर आश्रित होती है, वे किसी न किसी पर निर्भर रहती हैं, इसलिए उन्हें नागरिकता का अधिकार अरस्तु की दृष्टि में नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन यह उचित प्रतीत नहीं होता है। न्याय और विधि निर्माण का कार्य करने वाले पृथक होने चाहिए। अरस्तु इन सभी कार्यों को एक ही प्रकार के लोगों के हाथों में केंद्रित कर देता है जो आधुनिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं हो सकते हैं। आंगिक सिद्धांत की जो धारणा है अरस्तु के स्वयं की, वो भी इसके विरुद्ध है। शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों के मिलने से होता है तथा उसके लिए भी सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं। अरस्तु राज्य रूपी शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अंगों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित कर उन्हें निष्क्रिय और महत्वहीन बना देता है। अधिकारों के स्थान पर वह कर्तव्यों पर जोर देता है। वस्तुतः नागरिकों के लिए कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों की भी विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थिति है। अवकाश और नागरिकता का संबंध। अरस्तु नागरिक को केवल निठाला बनाना चाहता है, इसलिए वह नागरिकता का संबंध अवकाश से जोड़ता है। संक्षेप में अरस्तु के नागरिकता संबंधी सिद्धांत में अनेक दोष पाए जाते हैं। फोस्टर के अनुसार इस संबंध में अरस्तु के बजाय प्लेटो अधिक प्रगतिशील है। आलोचकों का कहना है कि अरस्तु का नागरिकता का जो संपत्ति युक्त है कभी भी गरीबों के हित के लिए कोई कानून नहीं बनाएगा और गरीब हमेशा के लिए गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ रहेगा। डैनिक ने ठीक लिखा है कि यद्यपि अरस्तु के नागरिकता के सिद्धांत की धारणा आदर्शवादी है, पर यदि हम अपने युग के दृष्टिकोण से इस विचार पर विचार करें तो इसे वास्तविक जीवन में परिणित करना असंभव नहीं है।